हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन अरोड़ा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां एक बार फिर से हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं एक बहुत ही बेहतरीन सेशन के साथ एफसीआई एजीएम 2021 कंप्यूटर अवेयरनेस 5 डेज 5 मॉक टेस्ट को लेकर। और आज है इस सेशन का डे नंबर 2। जैसे कि आप लोगों ने प्रीवियस सेशन में बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के सेशन में भी आप लोग बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे और अपने मार्क्स को जरूर शेयर करेंगे लास्ट में, जिससे कि एक कॉन्फिडेंस आप में भी बूस्ट अप हो और मुझे भी पता चले कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो अभी तक हो चुके हैं एफसीआई एजीएम कंप्यूटर सेशन को लेकर, चाहे वो प्रीवियस ईयर पेपर्स हों या फिर वो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हों या फिर जो अभी ये सेशन चल रहे हैं इसको लेकर जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक हैं, ये सभी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में पिन भी मिल जाएंगे। तो अगर आपसे कोई सेशन मिस हुआ हो तो आप वहां से भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। हैव अ लुक गाइस। हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप इंटीग्रेटेड टुगेदर इज कॉल्ड। कह रहा है कि फ्लिप फ्लॉप के कलेक्शन को क्या कहा जाता है। अब फ्लिप फ्लॉप होता क्या है इसको भी आप समझ लीजिए। देखिए, जो कंप्यूटर है वो बाइनरी नंबर्स को समझता है और बाइनरी नंबर्स 010101 के फॉर्म में होते हैं और इन्हीं बाइनरी नंबर्स को स्टोर करने के लिए फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लिप फ्लॉप के कॉम्बिनेशन को, इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं। रैम, रजिस्टर, रोम, कैशे या फ्लैश। एंड द करेक्ट आंसर इज रजिस्टर। फ्लिप फ्लॉप के कलेक्शन को रजिस्टर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, इन दिस जनरेशन ट्रांजिस्टर्स रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और एफसीआई का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। बताइए, कह रहा है इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया गया ट्रांजिस्टर के द्वारा। तो ट्रांजिस्टर किस जनरेशन में आई ये आपको बताना है। बस क्वेश्चन के पूछने का जो पैटर्न है ना, वो थोड़ा सा चेंज है। बताइए क्या होगा सही जवाब। वेरी गुड। वैक्यूम ट्यूब्स फर्स्ट जनरेशन का पार्ट है और ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन का पार्ट है। तो यानी यहां पर आंसर क्या होगा, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट आया, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आया और फिफ्थ जनरेशन में रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नॉलेज बेस्ड सिस्टम, ये सब आपके फिफ्थ जनरेशन के पार्ट हैं, जिस पर काम अभी चल भी रहा है और काफी सारा काम इस पर हो भी गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, among these name multi user multitasking operating system। कह रहा है इनमें से ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग फॉर्म में है। यूनिक्स, लाइनेक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, मेन फ्रेम या ऑल ऑफ दीज। क्या लगता है क्या होगा सही जवाब। वेरी गुड एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग है। ऐसा क्यों, इसके पीछे का रीजन भी समझ लीजिए। मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो बेसिकली सर्वर में इस्तेमाल किए जाते हैं, सर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से बने होते हैं और कई सारे कैंडिडेट्स अपनी रिक्वेस्ट को कर सकते हैं और ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम उनके रिक्वेस्ट के द्वारा, यानी जो भी रिक्वेस्ट की गई होती है उसका रिस्पॉन्स देने में कैपेबल है। नहीं समझ में आया, चलो एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। सपोज करिए जैसे आपने गूगल पर कुछ भी टाइप किया, एक समय पर वही सर्च कई लोग कर रहे होंगे, तो गूगल क्या बोलता है कि रुकिए, पहले हम एक ही रिक्वेस्ट को फुलफिल करेंगे फिर आपके पास आएंगे। बिल्कुल नहीं, वो मल्टीपल यूजर्स को, जितने भी यूजर, चाहे वो मिलियंस में हो चाहे ट्रिलियंस में, जितने भी यूजर उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, एक साथ उसके रिजल्ट को दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। तो यही है आपका मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का कमाल। तो ये यूनिक्स हो, लाइनेक्स हो, मैकिंटोश हो या मेन फ्रेम हो, ये सब आपके मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के ही एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज क्रिएटेड बाय। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहां से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं।
सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा बनाया गया? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, जीएम जनरल मोटर्स के द्वारा या नन ऑफ दीज? तो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है जीएम के द्वारा, जनरल मोटर्स कंपनी के द्वारा। तो यहां पर आंसर होगा आपका जनरल मोटर्स। लेकिन ये किस कंपनी के लिए बनाया गया? बनाया तो जनरल मोटर्स ने, लेकिन किस कंपनी के लिए? तो आंसर है आईबीएम के मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के लिए इसको डिजाइन किया गया था। तो याद रखिएगा, कंपनी जिसने बनाया वो है आपकी जनरल मोटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेम द फर्स्ट ऑफिशियल वर्जन ऑफ एंड्रॉइड। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम लोग के मोबाइल फोन्स, स्मार्टफोन्स में जिसकी मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है, सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल फोन्स के लिए है एंड्रॉइड। और आपको बताना है सबसे पहला ऑफिशियल वर्जन कौन सा है एंड्रॉइड का। बीटा, डोनट, कपकेक, फ्रोयो या जिंजर ब्रेड? देखिए, अगर आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि एंड्रॉइड का सबसे पहला है एंड्रॉइड 1.0, जिसे अल्फा के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद आपको मिलेगा बीटा, और तीसरे नंबर पर आपको मिलेगा कपकेक। लेकिन जो ऑफिशियल वर्जन है वो आपका कपकेक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड वन। अब आप हो सकता है ये पूछें कि सर अल्फा और बीटा क्यों नहीं? क्योंकि अल्फा और बीटा रनिंग फेज में थे, और लेकिन उसमें कई सारी कमियां आई जिसकी वजह से उसको स्टॉप कर दिया गया, ऑफिशियली उसको डिक्लेयर नहीं किया गया। और जो पहला ऑफिशियल वर्जन बना, जो लोगों के मोबाइल फोन में, स्मार्टफोन में देखा गया, वो है आपका कपकेक। क्लियर है? वेरी गुड। अब कपकेक को एंड्रॉयड 1.5 के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। और लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉयड का कौन सा है, ये हम लोग प्रीवियस सेशन में भी बात कर चुके हैं, दैट इज एंड्रॉयड 11, जिसको रेड वेलवेट केक के नाम से जाना जाता है। तो अगर लेटेस्ट वर्जन पूछेंगे तो एंड्रॉयड 11 होगा, और एंड्रॉयड 11 का नाम है रेड वेलवेट केक। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, हु नॉर्मली सर्टिफाइज अ साइट ऑन द इंटरनेट एज अ सिक्योर साइट? कह रहा है इंटरनेट पर जो वेबसाइट होती हैं उनको सर्टिफाई कौन करता है, कौन उनको प्रमाणित करता है, कौन ये बताता है कि ये वेबसाइट वैलिड वेबसाइट है या वैलिड नहीं है? तो ये सर्टिफाई, ये सर्टिफिकेट कौन प्रोवाइड करता है वेबसाइट को? आईएसओ, सीआरए, वेरीसाइन, क्रिसिल या नन ऑफ दीज? तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द करेक्ट आंसर? एंड द करेक्ट आंसर इज क्रिसिल। क्रिसिल वो संस्था है, वो ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी वेबसाइट को सर्टिफाइड करती है। और क्रिसिल की फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगेन, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, दैट इज क्रिसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, प्रोग्राम प्रॉमिस्ड बाय पब्लिशर बट नेवर रिलीज्ड। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। कह रहा है ऐसा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम का नाम बताइए जो पब्लिशर के द्वारा कभी रिलीज ही नहीं किया गया। प्रॉमिस तो किया गया, प्रोग्राम प्रॉमिस्ड बाय पब्लिशर बट नेवर रिलीज, या फिर रिलीज करने के बाद उसको हटा लिया गया, ये भी हो सकता है। तो ऐसे प्रोग्राम या ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? शेयरवेयर, सॉफ्टवेयर, वेपरवेयर, माइंडवेयर या फर्मवेयर? एंड द करेक्ट आंसर इज दिस इज कॉल्ड वेपरवेयर। देखो, हम लोग कई बार इस चीज को बोलते भी हैं, जैसे अगर कोई वादा नहीं निभाता है ना, तो कहते हैं देखो ये हवाई बातें करता है, इसकी बातों में कोई एक ऐसा कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता है ना, ऐसी कोई सही नहीं लगती है, प्रमाणित नहीं होती हैं इनकी बातें, तो कहते हैं हवाई बातें कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? दिस इज कॉल्ड वेपरवेयर। समझ में आ गया? वेरी गुड। विच यूएसबी हैज सेम कनेक्टर ऑन बोथ एंड? यूएसबी का मतलब है यूनिवर्सल सीरियल बस। आप जानते हैं कि कंप्यूटर में आजकल यूएसबी पोर्ट लगा होता है, और इसने जितने भी पुराने आपके पोर्ट्स थे, चाहे वो आपके पैरेलल पोर्ट थे, सीरियल पोर्ट थे, इन सभी को रिप्लेस कर दिया है, और अब जगह बना ली है किसने? यूएसबी ने। तो क्वेश्चन यहां पर पूछ रहा है कि ऐसा कनेक्टर जिसमें दोनों एंड सेम हो,
वो कौन सा टाइप होगा? टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी या नन ऑफ दीज? एंड द करेक्ट आंसर इज टाइप सी। बिल्कुल सही आंसर है आपका टाइप सी पोर्ट। यूएसबी को मिस्टर अजय भट्ट जी के द्वारा डिजाइन किया गया। तो मिस्टर अजय भट्ट इज नोन एज द फाउंडर ऑफ यूएसबी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट वन। सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल फॉर ट्रायल बेसिस इज कॉल्ड। कह रहा है उस सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जो स्टार्टिंग पर ट्रायल बेसिस के लिए आपको फ्री दिया जाता है ना, दैट इज अवेलेबल फॉर ओनली ट्रायल बेसिस, और बाद में आपसे चार्जेस लिए जाते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं जो शुरुआत में तो फ्री होते हैं लेकिन बाद में पेड हो जाते हैं? फ्रीवेयर, ओपन सोर्स, नैगवेयर, मैलवेयर या शेयरवेयर? एंड द करेक्ट आंसर इज शेयरवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो शुरुआत में तो फ्री होते हैं लेकिन बाद में पेड हो जाते हैं, दैट आर कॉल्ड शेयरवेयर। ट्रायल बेसिस के लिए इनको दिए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार ऐसे एंटीवायरस होते हैं, है ना, जो स्टार्टिंग में 30 डेज के ट्रायल पीरियड के लिए दिए जाते हैं और फिर उसके बाद एक पॉपअप आने लगता है, आपके पास एक इंफॉर्मेशन आने लगती है कि आप इसको बाय करिए। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स को शेयरवेयर बोलते हैं। फ्रीवेयर का मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो बिल्कुल फ्री हैं, जैसे व्हाट्सएप, जैसे फेसबुक एप्लीकेशन, इनके लिए आपने कोई भी पेमेंट नहीं किया, ये फ्रीवेयर है। ओपन सोर्स का मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो फ्री भी होते हैं और उनमें जो कोडिंग होती है वहां पर जाकर भी आप बदलाव कर सकते हैं, यानी कोडिंग भी आप देख सकते हैं और उसमें चेंजेस कर सकते हैं, उसे बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। नैगवेयर को एनॉयवेयर या बैगवेयर के नाम से भी जानते हैं, और ऐसा सॉफ्टवेयर जो बार बार पॉपअप के फॉर्म में आए और आपसे बार बार पेमेंट के लिए आपको फोर्स करे या आपकी बिना इच्छा के आपके सामने आए, ऐसा एनॉयवेयर या नैगवेयर टाइप के सॉफ्टवेयर को नैगवेयर बोलते हैं। क्लियर है? मैलवेयर का मतलब होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर, जैसे वायरस हो गया, ट्रोजन हॉर्स हो गया, रैंसमवेयर हो गया, ये सब आपके क्या हैं? मैलवेयर हैं, यानी मैलिशियस सॉफ्टवेयर हैं जो निगेटिव तरीके से आपके कंप्यूटर में रिजल्ट देते हैं, यानी आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को स्लो करते हैं और इंफॉर्मेशन को भी लीक करते हैं, उनको बोलते हैं मैलवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, टू एक्सेस प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी यूज माउस टू। कह रहा है आप माउस का इस्तेमाल करके किसी भी फाइल या फोल्डर यानी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना होगा माउस की मदद से उस फाइल या फोल्डर पर? राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, ड्रैग, ड्रॉप या बोथ ए एंड बी का मतलब बोथ 1 एंड 2? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो बिल्कुल आप लोग जानते हैं, अगर कभी भी आपको किसी फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टीज देखनी होती हैं, प्रॉपर्टीज मतलब कि फाइल का साइज कितना है, फाइल का एक्सटेंशन क्या है ना, ये कब क्रिएट हुई फाइल, कुछ भी जानना चाहते हैं फाइल के बारे में, तो आप राइट क्लिक करते हैं। तो आंसर बिल्कुल क्या बनेगा गाइस? राइट क्लिक इज द करेक्ट आंसर टू एक्सेस प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ अ माउस। नेक्स्ट, चेंजेस मेड इन एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। कह रहा है कि एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है, कोई एक सॉफ्टवेयर है और उसमें आपको बदलाव करने हैं यानी चेंजेस करने हैं, इस चेंजेस को क्या बोलते हैं? जैसे आप लोग देखते हैं कई बार ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ चेंज हो जाता है ना, तो इसको क्या बोलेंगे आप? अपडेट, अपग्रेड, पैच, ट्रबल शूटिंग या ऑल ऑफ दीज? एंड द करेक्ट आंसर इज दिस इज कॉल्ड अपडेटिंग। अपडेशन बोलते हैं या अपडेट बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पर अपडेट भी लिखा हुआ है और अपग्रेड भी लिखा हुआ है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जब भी आप कभी भी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में कोई भी बदलाव करते हैं, यानी जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं अगर उसी में बदलाव कर दिए जाएं तो वो अपडेट होगा। लेकिन अगर आप उस सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर दें और उसकी जगह पर कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यानी उसी का कोई दूसरा सॉफ्टवेयर, कोई दूसरा वर्जन अगर आप उसको इंस्टॉल करते हैं तो इसका मतलब होता है अपग्रेड। तो अपग्रेड का मतलब एक नया वर्जन इंस्टॉल करना और अपडेट का मतलब कि करंट वर्जन में ही कुछ चेंजेस को करना। समझ में आ गया? क्योंकि यहां पर एग्जिस्टिंग वर्ड लिखा हुआ था इसलिए आंसर अपडेट हुआ। अगर न्यू लिखा होता कि चेंजेस मेड इन
न्यू सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। तो आंसर इस केस में क्या हो जाता, अपग्रेड हो जाता। क्लियर है ये बात। पैच क्या होता है, पैच होता है ऑनलाइन टूल जो किसी भी सॉफ्टवेयर की कमियों को दूर कर देता है। जैसे कई बार सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उनसे कुछ कमियां रह जाती हैं और बाद में वो उन कमियों को रिजॉल्व करने के लिए ऑनलाइन पैचेस प्रोवाइड करते हैं। समझ में आ गया, जिससे वो सॉफ्टवेयर की जो पहले वाली कमी थी वो रिमूव हो जाती है। दिस इज कॉल्ड पैचेस। ट्रबल शूट करने का मतलब है ये पहचानना कि सॉफ्टवेयर में कहां पर गलती है। इसको पहचानने का तरीका कहलाता है ट्रबल शूटिंग। और ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में हम लोग करते हैं ना, कि क्यों हार्डवेयर नहीं चल रहा है, क्यों सॉफ्टवेयर नहीं काम कर रहा है, तो इसके लिए हम करते हैं ट्रबल शूट। क्लियर है। नेक्स्ट वन, नेम द वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्रामर। दुनिया के सबसे पहले प्रोग्रामर का नाम बताइए। तो सबसे पहला सॉफ्टवेयर या सबसे पहला प्रोग्राम किसने डेवलप किया। और एक हिंट भी मैं दे देता हूं, इनको मदर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये फर्स्ट प्रोग्रामर भी हैं और मदर ऑफ कंप्यूटर भी हैं। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि ये फीमेल हैं। बिल्कुल सही। चार्ल्स बेबेज, हरमन हॉलरेथ, आर्यभट्ट, अडा लवलेस या नन ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज एडा लवलेस। तो एडा लवलेस ये हैं वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्रामर और इसके साथ साथ वर्ल्ड्स फर्स्ट एल्गोरिथम, यानी पहली एल्गोरिथम भी इन्होंने ही डिजाइन करी थी। और साथ ही साथ मदर ऑफ कंप्यूटर भी इन्हीं को कहा जाता है ना। जैसे फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज और मदर ऑफ कंप्यूटर एडा लवलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, व्हाट इज द नेम ऑफ एप्पल्स पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप यकीन मानिए कि एफसीआई में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हुआ है अलग अलग एग्जाम में। बताइएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ एप्पल्स पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्पल के पोर्टेबल यानी छोटी डिवाइसेस में इस्तेमाल होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताइए। जैसे एप्पल के मोबाइल फोन में या एप्पल के स्मार्टफोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है उसे क्या बोलते हैं। एंड्रॉयड, आईओएस, आई मैक ओएस एक्स या एप्पल। एंड द करेक्ट आंसर इज iOS। iOS यहां पर आपका बिल्कुल सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडर ऑफ ईईपी रोम। देखिए रोम कई तरीके की होती है। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी और ये कई तरीके की होती है, जैसे पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के फाउंडर का नाम। फ्यूजियो मैसियोको, रेनॉल्ड बी जॉनसन, रॉबर्ट हीथ डेनार्ड, रॉबर्ट नॉइस या नन ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज फ्यूजियो मैसियोको। तो ईईपी रोम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एसडी कार्ड, पेन ड्राइव ये सब बनाई जाती हैं और इसी को फ्लैश मेमोरी भी बोला जाता है। तो ईईपी रोम की मदद से ही हम लोग फ्लैश मेमोरी को डेवलप करते हैं, इसलिए फ्लैश मेमोरी बोलें या ईईपी रोम बोलें बात एक ही है। और इसको डेवलप करने वाले हैं मिस्टर फ्यूजियो मैसियोको। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, व्हाट मेन्यू इज सिलेक्टेड फॉर प्रिंटिंग। कह रहा है प्रिंट करने के लिए किस मेन्यू पर आपको क्लिक करना होता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एडिट, स्पेशल, फाइल, टूल्स या इंसर्ट। एंड द करेक्ट आंसर इज फाइल, यानी प्रिंट निकालने के लिए हम पहले फाइल पर जाते हैं फिर प्रिंट कमांड को वहां से हम लोग देते हैं। क्लियर है। तो आंसर होने वाला है फाइल कमांड या फाइल मेन्यू। नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस डी इज द शॉर्टकट की यूज्ड फॉर। कह रहा है कंट्रोल डी जो है उससे क्या होता है। ओपन डायलॉग बॉक्स, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, सेव एज डायलॉग बॉक्स, सेव डायलॉग बॉक्स या प्रिंट डायलॉग बॉक्स। तो कंट्रोल डी की मदद से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आपका ओपन होता है। तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स कहां दिख रहा है, सेकंड में, यानी आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स होता क्या है, आप लोग ने देखा होगा जब भी आप कभी भी फॉन्ट में कुछ बदलाव करते हैं तो आपको फॉन्ट के साइज, फॉन्ट के कलर, फॉन्ट के स्टाइल, इन सब में चेंजेस करना होता है। और यही जो फॉन्ट का पूरा बॉक्स है
ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है कंट्रोल डी की मदद से। आप करके भी देख सकते हैं, MS वर्ड ओपन करिए और वहां पर कंट्रोल डी करिए तो आप देखेंगे कि एक फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब इसकी मदद से आप फॉन्ट में कोई भी चेंजेस यानी कोई भी बदलाव कर सकते हैं। समझ में आ गया है? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, हैव अ लुक। विच हैज हाईएस्ट प्रिंटिंग क्वालिटी। कह रहा है यहां पर कुछ नीचे प्रिंटर के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से किसकी प्रिंटिंग क्वालिटी सबसे बढ़िया है। इम्पैक्ट प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, प्लॉटर, थर्मल प्रिंटर या नन ऑफ दीज। क्या लग रहा है आपको? देखिए, सबसे बढ़िया प्रिंटिंग क्वालिटी के लिए बनाया गया है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को। जैसे थर्मल है, इंकजेट है, लेजर है, ये आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। और इम्पैक्ट प्रिंटर तो बहुत लो क्वालिटी के प्रिंटर होते हैं, तो इम्पैक्ट प्रिंटर तो होगा नहीं। और डेजी व्हील प्रिंटर भी आपका इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है, तो ये भी नहीं होगा। थर्मल प्रिंटर हो सकता था, लेकिन यहां पर दिया हुआ है प्लॉटर, इसलिए सही जवाब होगा प्लॉटर। अब आप पूछेंगे कि सर प्लॉटर क्यों हुआ सही जवाब? ध्यान से समझिएगा। वैसे तो लेजर प्रिंटर है ना, या फिर इंकजेट या थर्मल प्रिंटर, ये तीनों आपके सबसे बेहतर होते हैं, लेकिन इन सबसे बेहतर होता है आपका प्लॉटर, जो कि एडवांस्ड फॉर्म ऑफ प्रिंटर है। यानी जो काम प्रिंटर नहीं कर सकता वो काम आपका प्लॉटर करता है। जैसे बड़े बड़े जो आपके आप कह सकते हैं होल्डिंग्स होते हैं, उनको निकालने का काम प्लॉटर का होता है। या आपके जो गाड़ी के पीछे जो नेम प्लेट होती है उसको भी प्रिंट करने का काम प्लॉटर का होता है ना। तो ये काम करता है प्लॉटर विद द हेल्प ऑफ कैड और कैम सॉफ्टवेयर की मदद से, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर की मदद से। तो ये हाई एंड ऑफ प्रिंटर हो गया एक तरीके से, तो इसलिए आंसर आपका क्या हुआ? प्लॉटर। तो इसका मतलब कि अगर ऑप्शन में प्लॉटर है तो हमेशा आंसर क्या होगा? प्लॉटर होगा। लेकिन अगर प्लॉटर नहीं है तो इस केस में आपको ढूंढना होगा लेजर प्रिंटर, तो आंसर लेजर प्रिंटर हो जाएगा, है ना। तो यही दो आपके ऑप्शन में मिलते हैं, या तो लेजर या तो प्लॉटर, और अगर दोनों मिल जाएं तो सही आंसर होगा प्लॉटर। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। लो लेवल लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ। कह रहा है कि दो तरीके की लैंग्वेज होती है, एक लो लेवल और एक हाई लेवल। लो लेवल लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेजेस आएंगी ये आपको बताना है। बताइएगा। मशीन, असेंबली, बाइनरी, निमोनिक्स या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से लो लेवल लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है? तो आंसर है गाइस ऑल ऑफ दीज। ये सभी आपकी लो लेवल लैंग्वेज में कंसीडर की जाती हैं। क्यों? आइए डिस्कस कर लेते हैं। मशीन और बाइनरी ये आपकी लो लेवल है ना, आप जानते हैं ये फर्स्ट जनरेशन में यूज की जाती है, लो लेवल है। असेंबली लैंग्वेज ये सेकेंड जनरेशन में यूज की जाती है, ये भी लो लेवल है। और असेंबली लैंग्वेज में ही निमोनिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको सिंबल्स बोलते हैं, और ये भी आपकी लो लेवल लैंग्वेज का ही पार्ट है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो गया? ऑल ऑफ दिस। समझ में आ गया बात? अब हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी होती हैं? सी, C++, जावा, C#, PHP, ये सब आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होंगी। समझ में आ गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लो लेवल और हाई लेवल से क्वेश्चन आता जरूर है। नेक्स्ट वन। विच टर्मिनल फॉर्मरली नोन एज कैश रजिस्टर। कह रहा है एक टर्मिनल्स हैं जिनको कैश रजिस्टर के नाम से भी जाना जाता है, आर ऑफन कनेक्टेड टू कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री एंड सेल्स कंप्यूटर सिस्टम। बहुत प्यारा क्वेश्चन। कह रहा है उन टर्मिनल्स का नाम बताइए जो इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए यूज किए जाते हैं और जिनको कैश रजिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। क्या होगा करेक्ट आंसर? डेटा, पॉइंट ऑफ सेल, इंफॉर्मेशन, सेल्स या क्वेरी? एंड द करेक्ट आंसर इज पॉइंट ऑफ सेल। ऐसे टर्मिनल्स को पॉइंट ऑफ सेल कहा जाता है। अब पॉइंट ऑफ सेल होता क्या है? जैसे कि आप मॉल्स में जाते हैं और वहां पर आप देखते हैं, जिस समय कैश काउंटर पर आप जाते हैं तो उस समय बहुत सारे वहां प्रिंटर लगे रहते हैं, डिवाइसेस लगी रहती हैं जिसके थ्रू आपके पेमेंट को रिसीव किया जाता है। एक छोटा सा प्रिंटर भी होता है। तो उस पूरी लोकेशन को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल। या फिर
जिसके थ्रू आपका पेमेंट लिया जाता है या दिया जाता है, मींस जिसके थ्रू ऐसी मशीन्स है ना जिसके थ्रू आपका पेमेंट रिसीव किया जाता है, उन मशीन्स को भी हम लोग पीओएस बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेल बोलते हैं। एक चीज और याद रखिएगा कि पॉइंट ऑफ सेल को पॉइंट ऑफ परचेज भी कह सकते हैं। तो कई बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि पॉइंट ऑफ सेल को और किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर होगा पॉइंट ऑफ परचेज। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, एंड द लास्ट क्वेश्चन, these are used to identify a user who returned to a website। कह रहा है इसका इस्तेमाल किया जाता है उन यूजर्स के लिए जो वेबसाइट पर वापस लौट के आए हैं। तो यूजर के ट्रैक रिकॉर्ड को कैसे फाइंड आउट किया जाता है ना, ये यहां पर पूछा जा रहा है। तो यूजर के ट्रैक रिकॉर्ड को वेबसाइट पर फाइंड आउट करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? कुकीज का, प्लगइन्स का, स्क्रिप्ट का, ईएसपीज का, या नन ऑफ दीज? आंसर है कुकीज का। आप लोग ने कई बार देखा होगा कि जब आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं तो वो आपसे कुकीज इनेबल करने को कहता है, और अगर आप वो कुकीज इनेबल कर देते हैं तो होगा क्या कि अब वो वेबसाइट ये पता लगा लेगी कि आपने उस वेबसाइट पर कहां पर सर्च किया, आप कहां पर किस किस टैब पर आप गए, इन सबको आइडेंटिफाई किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ कुकीज। समझ में आ गया? तो ये थे आपके बेहद इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर आपने मैक्सिमम स्कोर किया होगा। कितना स्कोर आपका आया जरूर आप शेयर करिएगा हमारे साथ कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता लग पाए कि आप ग्रो कर रहे हैं ग्रेजुअली या नहीं, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है या नहीं, ये भी मुझे बताइएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में ऑलरेडी दे दिए हैं, तो वहां से भी आप उनको देख सकते हैं, है ना। और एक बार जरूर देखिएगा कि कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस तो नहीं हो गई है। तो इसी तरीके के सेशन में डेली लेकर आता रहूँगा आप लोगों के लिए, है ना। बस अपनी मेहनत आप करते रहिए इसी तरीके से, और हम आपके साथ हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट में। और विश्वास मानिए दोस्तों कि आप 20 आउट ऑफ 20 स्कोर बिल्कुल करेंगे, है ना, ये मेरा वादा है आप लोगों से। और एग्ज़ाम के बाद भी आप मुझे रिव्यू देकर जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन पूछे गए। आप किसी भी वीडियोस में जाएंगे और वहाँ पर अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा, सर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और मेरा पढ़ाया हुआ कितना आया, ये भी आप मुझे एग्ज़ाम के बाद में ज़रूर बताइएगा। बाकी ये सेशन आपका कंटिन्यू रहेगा एग्ज़ाम तक। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। बाकी सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। बाकी अपने फ्रेंड्स को भी आप सजेस्ट कर सकते हैं कंप्यूटर के लिए अरोड़ा एजुकेटर चैनल को। बाय बाय एंड टेक केयर।